पहलगाम हमले पर चाइना ने खेद तो जताया, आलोचना तो की, मगर उसके बाद से कैसे वो पाकिस्तान के पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है ये आपको समझाएंगे। साथ ही पाकिस्तान के साथ सिर्फ चाइना नज़र नहीं आ रहा पर्दे के पीछे से, पर्दे के आगे भी कई देश हैं जो हथियार पहुंचा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार लगातार मीटिंगें चल रही हैं, लगातार कश्मीर में जगह जगह रेड डाली जा रही हैं, तो वो सब क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही उमर अब्दुल्ला का आज बयान बड़ा चर्चा में है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी आदित्य राज कौल जी। आदित्य जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो मुझे लगता है लोग जानना चाहते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि चाइना का इस बीच हम देख रहे हैं एक्टिविटी कुछ बढ़ी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को तमाम तरह की मदद मुहैया करा रहा है। क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की स्थिति अभी कैसी है जी। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे उनकी विदेश नीति हो, या जो रक्षा जो उनके समझौते हुए हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। और ये भी आंकलन करने की ज़रूरत है कि 2016 में जो पाकिस्तान था या 2019 में जो पाकिस्तान थे, ये 2 साल ऐसे थे जब कॉन्फ्रंटेशन इंडिया के साथ पाकिस्तान की हुई। ज़्यादातर जो है विदेश मैं कहूँगा नीति के तौर पे, डिप्लोमेसी के तौर पे, कूटनीतिक स्तर पे हुआ ये, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन थोड़ा बहुत मिलिट्री का भी था, बॉर्डर पे भी था। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान भारत की जो अभी की भूमिका है या स्थिति है, वो 2016 और 2019 के कंपेयर में बहुत अच्छी है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली जो हमें समर्थन मिल रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉपरेशन हो, स्ट्रेटेजिक टाइज हो, आतंकवाद पे समर्थन हो, वो बहुत ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 ही ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से, मैं कहूँगा, स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस के तौर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे अलाइंड है पाकिस्तान के साथ। एक है चीन और दूसरा है टर्की। चीन जो है अपने आप को आयरन ब्रदर कहता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान भी आयरन ब्रदर कहता है, और चीन का पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रहा है, जिसे BRI के तहत हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। लेकिन जिस जोशो खरोश से वो 10 साल पहले के आसपास आया था, वो जोशो खरोश में बहुत कमी अब आई है, बहुत सारे अटैक भी हुए हैं, और जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हम देखना चाहते थे, एक रेवेन्यू का रिटर्न हो, वो चाइना को देखने को नहीं मिला, बल्कि चाइना की दिक्कतें पाकिस्तान में और ज़्यादा बढ़ गई। आप देखिए, बलूचिस्तान में चाइना के ऊपर अटैक हुए, कराची में सुसाइड बॉम्बर्स ने चाइनीज़ टीचर्स के ऊपर भी, इंजीनियर्स के ऊपर भी अटैक किया। जो चाइनीज़ काउंसलेट था उसके बाहर भी वहाँ पर बॉम्बिंग हुई, अटैक्स हुए। तो मुझे लगता है कि बलोच रेबल्स का एक मेन टारगेट पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर तो है ही, लेकिन चीन भी है, क्योंकि वो बलोच जो हैं वो ये समझते हैं कि चीन पाकिस्तान के रूट के थ्रू उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो पूरे बलूचिस्तान में, वो लेके जा रहा है, हड़प रहा है, और जबकि पहला हक जो है बलोच लोगों को होना चाहिए। अब हम आते हैं टर्की के ऊपर, और मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ ही साल पहले की बात है कि टर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, और सबसे पहला देश जिसने टर्की की मदद की वो था भारत। भारत के इंडियन आर्मी का पूरा एक यूनिट के लोग वहाँ पर गए, यहाँ के इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ वहाँ पर गए, यहाँ के NDRF के लोग गए, और कई मैं कहूँगा दिनों तक वहाँ पर रहे और मदद की वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा, और इसकी सराहना भी जो है ग्लोबली हुई कि कैसे हिंदुस्तान ने टर्की में भूकंप के बाद उनकी मदद की। लेकिन अब हमें रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कल जो है C-130J हरक्यूलिस जो है, बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, आपने हिंदुस्तान में भी इसे देखा होगा, ये करीबन 6 सॉर्टीज करता है, और 6 ऐसे जहाज़ कल पाकिस्तान जाते हैं पिछले 24 घंटे में। और आंकलन ये लगाया जा रहा है, मैंने कुछ टर्की के लोगों से भी बातचीत की जो दिल्ली में शोध कर रहे हैं या बाकी जगहों पे कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि टर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस टाइज है बहुत मजबूत है, और क्योंकि बहुत बार जो है सैंक्शंस लगे पाकिस्तान पर भी, टर्की के ऊपर भी, वेस्टर्न जो अभी इंडिया के एलाइज हैं उनके थ्रू बहुत पहले, तो पाकिस्तान और टर्की का जो समझौता था रक्षा में, ये और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई। ये 2008-2009 से तो ये F-16s की हम बात कर ही रहे हैं, जिनको अपग्रेड भी पाकिस्तान के लिए टर्की ने किया है। इसके अलावा भी चाहे हम टैंक्स की बात करें, चाहे हम जो है सबमरीन्स की बात करें, या जो टैंकर फ्लीट्स होते हैं उनकी बात करें, और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स या डिफेंस कार्गो जो है टर्की से गया है, और यह आंकलन लगाया जा रहा है कि कल पिछले 24 घंटे में ऐसा हुआ है। और पिछले 2-3 दिन में पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है इंटरनली भी रावलपिंडी से खासकर
जो हैं एयरफोर्स की, पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़्लाइट्स जा रही हैं बॉर्डर की ओर, और वहाँ पर जो है बहुत एक्टिविटी है। नूर खान एयरबेस में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान मिलिटरीली या फिर कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू कोई बहुत बड़ा अटैक कर सकता है, और उस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट को कंट्रोल करने के लिए और देश को यूनाइट करने के लिए उनको एक रिटेलिएटरी एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन पूरी तरीके से अगर ग्लोबली देखा जाए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, आइसोलेटेड है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो कारगिल में था। हालांकि कारगिल में भी इतनी कोई बड़ी उनकी अचीवमेंट नहीं रही, बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक वो जंग छिड़ी रही। लेकिन एक और बात मैं आखिरी आपको बताऊं और उसके बाद मैं अपना पहला आंसर ये ख़त्म करूंगा कि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बहुत सारे सैनिकों ने रिज़ाइन वहाँ पर कर दिया। हाँ, मैं पूछने वाला था आपसे। तो ये रिपोर्ट बहुत ही अहम है क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि जो मोराल है पाकिस्तान आर्मी का बहुत ही टूटा हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि आसिम मुनीर पहले तो वो लीडरशिप दे नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान में सैनिकों को, जो पहले के पाकिस्तान आर्मी चीफ्स ने वहाँ पर दी। दूसरा, उनको पॉलिटिकली उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ज़्यादातर एक नर्म नेता की तरफ, सॉफ्ट नेता की तरह देखा जाए, और इमरान खान जो पहले पाकिस्तान आर्मी के साथ थे, अब वो इमरान खान पूरे तरीके से पाकिस्तान के थल सेना के खिलाफ हैं। तो आसिम मुनीर भी अलग थलग पड़ गए हैं पाकिस्तान में, कोशिश कर रहे हैं कि किसी चीज़ से उनको कंट्रोल मिले, उनको पूरी देश को यूनाइट कर पाएँ। और साथ ही एक चिट्ठी भी घूम रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक डायरेक्शन दी जा रही है कि आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, बहुत सारे मास रेजिग्नेशंस ऐसे हुए हैं और हमारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए भी मुश्किलात जो हैं बढ़ रहे हैं, और ये वही कारगिल का युद्ध याद दिला रहा है पाकिस्तान आर्मी को कि जब पाकिस्तान के सैनिक मारे गए और उनकी जो लाशें हैं वो पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। तो 20 साल बाद भी उन परिवारों की लड़ाई चलती रही, और उन्होंने हिंदुस्तान सरकार को एक ज्ञापन दिया कि आप ये जो डेड बॉडीज़ हैं हमारे रिलेटिव्स की, मार्टियर्स की, ये वापस दे दें। और कुछ बॉडीज़ ऐसी वापस दी गई भारत सरकार द्वारा डायरेक्टली टू द फैमिली, नॉट टू पाकिस्तान। तो आप देखिए, जो अपने सैनिकों की कदर नहीं कर सकते, जो अपने सैनिकों को सम्मान नहीं दे सकते, उनको याद नहीं रख सकते, तो वो लोग सैनिकों के लिए कहाँ खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो दृश्य या वो लम्हा याद कर रहे होंगे कि 99 में क्या हुआ था कारगिल जंग में, और अभी अगर भारत हमला कर देता है और जंग की स्थिति बनती है तो तब हालत क्या होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो आपने रिपोर्ट बताई, खासतौर पे जो मिलिट्री के वहाँ इस्तीफे हो रहे हैं, वो बताता है कि किस तरीके से मनोबल गिरा हुआ है, और भारत सरकार की तरफ से लगातार, चाहे डिप्लोमेटिक स्तर पे हो चाहे अन्य स्तरों पे हो, प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज देखा भी गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीच एक मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि 40 मिनट करीब ये मीटिंग चली, और उन्होंने, राजनाथ सिंह ने तमाम उनको अपडेट्स दिए पहलगाम अटैक के बारे में। और इससे पहले देखा गया कि 17 यूट्यूब चैनल्स जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का फैलाते हैं, और भारत पर कहीं ना कहीं वो चैनल्स आते थे, दिखते थे, उसकी चर्चा होती थी, तो उनको बैन कर दिया गया है। बीबीसी को भी एक वार्निंग दी गई है इस विषय पे। तो ये सब देखा गया है। और जम्मू कश्मीर में भी 15 ठिकानों में बताया जा रहा है रेड डाली गई है, और जम्मू कश्मीर विधानसभा का सेशन भी था जिसमें उमर अब्दुल्ला की स्पीच भी आज चर्चा के विषय में। तो पहले भारत सरकार क्या कुछ कर रही है फिलहाल, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आज सुबह जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये 7 लोक कल्याण मार्ग पे जो उनका घर स्थित है प्रधानमंत्री का, वहाँ पर ये मीटिंग हुई, करीबन 40 से 45 मिनट चली। और जितना हमें पता है, क्योंकि ऐसी जो रक्षा नीति है और जो रिस्पॉन्स होगा मिलिट्री, वो तो पब्लिकली डिस्कस नहीं होगा, लेकिन इतना हमें पता ज़रूर है कि जो पिछले 4-5 दिन से बॉर्डर की स्थिति है, आपको खुद पता है कि सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है 4 बार। 4 रातों से लगातार जो है पाकिस्तान आर्मी हिंदुस्तान पर फायरिंग कर रही है, वायलेशन कर रही है सीज़ फायर का, और हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पे, प्रांतों में हुआ है जहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल स्थित है, तो वहाँ पर फायरिंग तो चली रही है। और अब प्रधानमंत्री को ये जो है डिटेल्स इसकी ब्रीफिंग मिली है कि बॉर्डर पर स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, कुछ ऐसा पाकिस्तान अगर और आतंकवाद फैलाता है या टेररिज्म करता है या इन्फिल्ट्रेशन करता है तो हमारा रिस्पांस उसमें क्या रहेगा, हम क्या कर रहे हैं। और जो अभी कश्मीर में जो एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसके तहत भी जो है ब्रीफिंग्स दी। तो बहुत हद तक ये मीटिंग हो रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग भी हमने पिछले हफ्ते दी थी, जहां राजनाथ सिंह ने ही जो है ब्रीफिंग दी थी अमित शाह के साथ लोगों को कि क्या होगा।
और एक अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल सपोर्ट भी भारत सरकार को मिला है। इसके अलावा आपने जो है जिक्र किया कि अभी जो गतिविधियां जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं और पाकिस्तान में मास रेजिग्नेशंस चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे पता चला है कि एक खास वीडियो एनआईए को मिला है एक टूरिस्ट से और एक जो वहाँ पर फोटोग्राफर्स थे उनसे, जिन्होंने ये आतंकवादी जो वाक़या है और उससे पहले के कुछ लम्हे जो हैं कैप्चर किए हैं। तो इससे कुछ आतंकवादियों की तस्वीर सामने आ सकती है, कुछ और लोगों की भी तस्वीर आ सकती है सामने जो उनको मदद कर रहे थे। और इसके अलावा जो है जो एक तस्वीर घूम रही थी जिसमें 4 आतंकवादी थे, उसमें से भी 1-2 लोग उन वीडियोस में सामने निकल के आए हैं। तो ये एंटी टेरर ऑपरेशन तो बहुत ही बड़ी एक ऑपरेशन अनंतनाग में और शोपियां में ये चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल सकती है। तो आप जम्मू कश्मीर में एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं उसके बारे में बता रहे थे। एक मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में शेयर हो रही बहुत कि जम्मू कश्मीर में लोकल्स की मदद ली गई, उसमें कुछ नाम भी शेयर किए जा रहे हैं कि ऐसे 15 नाम हैं। वो कितना सही है, क्या हकीकत है? देखिए वो तो है ही। देखिए जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है या आर्मी है, उनके पास तो ये लिस्ट हमेशा से रहती है कि ऐसे कौन से लोग हैं, और हम इन्हें OGWs बोलते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। और तभी जो ये आतंकवादी लश्कर तौयबा के खासकर जो इन्वॉल्व हैं पहलगाम हमले में, चाहे जिन्होंने शह दी हो, चाहे जिन्होंने वेपन्स प्रोवाइड किए हों, चाहे जो अलग तरीके का कम्युनिकेशन सपोर्ट दे रहे हो, तो इन सब के घरों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। इनकी भी तलाश है, इनमें से बहुत सारे पाकिस्तान में हैं, तो उसमें रुकावट आ सकती है। लेकिन एंटी टेरर ऑपरेशन बॉर्डर पे भी और कश्मीर में भी एक तेज़ी पकड़ रहा है। आज आपने जम्मू कश्मीर असेंबली में भी देखा कि कितना बढ़िया तरीके से एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और वो जो है बहुत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में आज दिन में सबसे बड़ी चर्चा जो रही है वो जो सेशन हुआ है, और उसमें खास तौर पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनका जिस तरीके से बयान आया है, जिस तरीके से उन्होंने संजीदगी से बोला कि मैं किन शब्दों में माफ़ी मांगूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और खासतौर पर जो स्टेटहुड का मसला है, उन्होंने कहा ये वो मौका नहीं है जहां हम स्टेटहुड की डिमांड करें सरकार से, केंद्र सरकार से। 26 लाशों के ऊपर मैं स्टेटहुड की डिमांड नहीं कर सकता, फिर कभी मौका आएगा, कोई मौका आएगा तो हम इसकी डिमांड करेंगे। देखिए बहुत ही मैं कहूँगा कि मैच्योर स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने दिया। और यही एक्सपेक्टेड है एक नेता से कि ऐसी जब स्थिति हो देश पर, जब आतंकवादी हमला हुआ हो, जब इतना बड़ा प्रहार हुआ हो, तो देश को एकजुट होना पड़ता है। और एकजुट करने की कोशिश सबसे ज़्यादा एक मुख्यमंत्री ही कर सकता है, क्योंकि वो पहरेदार है पूरे जो है उस इलाके का। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं किस मुंह से जो है स्टेटहुड मांगूं जब 26 लोगों को मार दिया गया है, और मेरी राजनीति इतनी सस्ती नहीं है कि मैं जो है ऐसा कोई कदम उठाऊं। और पूरा उन्होंने बोला कि हम समर्थन करते हैं कि एक जवाब देना चाहिए, और साथ ही इस आतंकवाद को कंडेम करते हैं। तो बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि कुछ हमारे जो नेता ऑपोजिशन में हैं उन्हें भी सीख लेनी चाहिए इनसे, और सरकार में भी जो कुछ नेता हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए कि देश में राजनीति आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी एक स्थिति ऐतिहासिक आती है जब आपको एकजुट होना पड़ता है। और तभी हमने सरकार से भी कुछ स्टेटमेंट्स पॉजिटिव देखे हैं, लेकिन साथ ही हमने कुछ और स्टेटमेंट्स देखे उमर अब्दुल्ला की तरह ही। हमने ओवैसी का स्टेटमेंट देखा, असदुद्दीन ओवैसी, हमने शशि थरूर का स्टेटमेंट देखा, और ओवैसी ने तो बार बार स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट एक दिया ही था जो वायरल हुआ, उसके बाद एक और वो वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आईसिस में कोई जो है अलग नहीं है, आईसिस और पाकिस्तान एक ही है, और आप मेरे देश, मेरे सरजमीन पर आप ऐसा हमला करेंगे तो बिल्कुल कोई भी देश होगा वो जवाब देगा, और हम भी जवाब देंगे। तो ओवैसी का बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मैच्योर ये स्टेटमेंट है। आप देखें ओवैसी साहब का तो हर विषय पे बयान आ रहा है। आप देखिए शाहिद अफरीदी का मसला हो तो उस पर बयान आ रहा है, बिलावल अली भुट्टो को जवाब देना हो उस पर जवाब आ रहा है, ऐसे साहब ने बात की, ISI की बात की, उस पर उनका जवाब आ रहा है। बिल्कुल। और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान, इसके विषय में भी बोल रहे हैं। ये तो है ही, पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही है कि वो हिंदुओं और मुस्लिमों को आपस में बढ़ाए, कम्युनल वायलेंस कराए, लेकिन ओवैसी का रोल इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत सारे जो हिंदू या इंडियन राइट विंग है वो मेरी बात से ऑब्जेक्शन लेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये कहना कि ऐसे पल पे एक मुस्लिम लीडर का सामने आना हिंदुस्तान में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सामने आना और कंडेम करना आतंकवाद और कहना कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको कह दूं कि मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि ये एक ऐसा मौका है
जहाँ डिप्लोमेसी तो चल रही है साथ में, मिलिट्री एक्शन भी चलेगा, एक सिक्योरिटी ऑपरेशन कश्मीर में भी चल रहा है, लेकिन ये डिप्लोमेसी का जो पूरा एक सर्कल है आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपने दिल्ली में तो 30 से 40 राजदूतों को पूरी तरीके से ब्रीफिंग दे दी, लेकिन कुछ ऐसी ग्लोबल कैपिटल्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज तो हैं ही, आप उनके टच में होंगे, लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है इसको अवगत कराने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जी। और उसमें ओवैसी जैसे लोगों की और शशि थरूर जैसे लोगों की मदद लेनी ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को हिंदुस्तान से सऊदी अरब, यूएई और ऐसे कुछ देशों में जाना चाहिए, वहाँ की लीडरशिप से, खासकर फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करनी चाहिए और उनको एक ब्रीफिंग देनी चाहिए, पूरा डॉजियर, कि कैसे ये पहलगाम का हमला हुआ, इसमें पाकिस्तानी आतंकवादी कैसे शामिल थे और कैसे आसिम मुनीर ने वो स्पीच दी हिंदुओं के खिलाफ और तभी ये आतंकवादी हमला हुआ। और खासकर उसके बाद कि जैसे ये पहलगाम हुआ, ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले पुलवामा भी हुआ है, इससे पहले उरी भी हुआ है, नगरोटा भी हुआ है, पठानकोट भी हुआ है और 90 में जब कश्मीरी हिंदुओं का पूरा पलायन हुआ तो वो भी पाकिस्तान की ही पूरी साजिश थी और पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो, लोग मारे जाएं और पाकिस्तान का ज़्यादा जो नैरेटिव है हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में चले। बिल्कुल, आपका ये सुझाव बहुत ही सकारात्मक है कि किस तरीके से भारत को ये प्रयास भी करना चाहिए जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको कैसे एक मंच पिलाया जाए, उनका कैसे साथ लिया जाए और कम से कम इतना साथ तो ले लिया जाए कि उस तरफ उस पाले में तो वो ना जाएं जिस तरीके से टर्की का रुख देखने को मिल रहा है, जैसे कि आदित्य जी बता भी रहे थे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बड़े हल्के तरीके से जवाब दिया, उसको लेकर बड़ी चर्चा भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस मसले बोल रहे हैं कि वो भारत पाकिस्तान का पुराना मसला है और वो लोग अपना सुलझा लेंगे, तो क्या स्टैंड रहने वाला है वेस्टर्न कंट्रीज़ का और भारत क्या कुछ अभी फिलहाल कर रहा है इसके लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको ट्रेडिशनली बता दूं कि अमेरिका का जो स्टैंड रहा है कश्मीर के ऊपर या भारत पाकिस्तान के ऊपर, वो बार बार ये कहता रहा है कि हम हमेशा तैयार हैं थर्ड पार्टी बनने के लिए, मीडिएशन करने के लिए, और हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत करा सकते हैं, ये कोशिश करा सकते हैं कि जो है पीस टॉक्स हो। भारत ने हमेशा इसको दरकिनार कर दिया है, भारत ने हमेशा इसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि नहीं, हम इसको तो आप थर्ड पार्टी क्या, हम तो बायलैटरल मुद्दा भी इसको नहीं मानते हैं, हमारे लिए मुद्दा तो एक ही है, वो ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसको हम वापस कब लाएंगे, क्योंकि वो हमारी भूमि है, हमारी धरती है और हम एक दिन उसको वापस लेके तो आएंगे ही। तो अमेरिका का, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, ओबामा रहे हों, बाइडन रहे हों, ये उनकी हमेशा से स्ट्रेटजी रही है। इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो जॉन कैरी हों या बाकी लोग हों, इनका भी स्टेटमेंट बार बार आता रहा है। पहले के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो, बाकी हो, इन्होंने बहुत सारे, आप गूगल पे देखेंगे पुराने स्टेटमेंट्स निकाल के, तो ऐसे स्टेटमेंट्स निकलेंगे। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की नीति और जिस तरीके से वो अपना एक जो मैसेजिंग कर रहे हैं इस आतंकवादी हमले के इशू पर, डिफरेंट है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने को जब पूछा गया कि आप क्या पीस समझौता करवाएंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया वो एक अजीब स्टेटमेंट था। उसने बोला कि ये 1000 साल से भी ज़्यादा से ये चल रहा है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी वाला स्टेटमेंट दिया, ये तो कोई सेंस नहीं बनता, 1000 साल कहाँ, ये तो 70 साल 75 साल पहले ही इंडिया और पाकिस्तान बने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुलसी गबार्ड ने उनको ब्रीफिंग दी होगी कि कश्मीर का मसला है क्या और वहाँ पर हुआ क्या है और वहाँ पर क्या होता रहा है। और ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो हज़ारों साल से एक जो मुस्लिम कट्टरपंथी और जो इन्वेजन हुआ वो तो कई 100 सालों से वहाँ पर कश्मीर में चलता है। इनफैक्ट कश्मीरी हिंदू जो हैं उनके 7 पलायन हुए हैं अलग अलग सालों में, कई पिछले 1000 साल में। तो और कन्वर्जन भी हुआ। आपको औरंगज़ेब का पता है, जब गुरु तेग बहादुर ने अपनी जान दे दी और फिर औरंगज़ेब का पूरा मसला हुआ। हालांकि हमें अब हिस्ट्री रिपीट करने की या डिस्कस करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, हम एक अलग समय में आ गए हैं। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा था। उसके बाद आपने खुद तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट देखा जिसमें उसने बोला कि वी विल सपोर्ट इंडियाज़ फाइट टू हंट डाउन द टेररिस्ट्स, मतलब आप आतंकवादियों पर प्रहार करके उनको मारेंगे जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे, हमारा पूरा समर्थन आपको रहेगा। काश पटेल ने भी यही कहा और कहा कि जो हम ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे हैं हम सपोर्ट आगे करते रहेंगे। आपने ये भी देखा कि अभी तहावुर राना, जिसको हम पूरे पिछले एक हफ्ते में भूल ही गए हैं, तो तहावुर राना का जो कस्टडी अभी 18 दिन का वो ख़त्म हुआ है, आज उसको पटियाला हाउस में जो किया है, तो वो अमेरिका के साथ जो समर्थन है, जो अच्छा हमारे जो रिलेशंस हैं उसके तौर पर ही हुआ है। फिर एक खालिस्तानी है वहाँ पर, उनको पकड़ा गया है FBI द्वारा। तो अभी मैं कहूँगा
इंटेलिजेंस गैदरिंग के लेवल पर जो हमारा समझौता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर डिफेंस टाइज हैं, या फिर फॉरेन पॉलिसी पे कॉपरेशन है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है अमेरिका का। अमेरिका हाँ ट्रेड टैरिफ के ऊपर और डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर थोड़ा सा नेगोशिएशन टफ कर सकता है इंडिया के साथ, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजराइल हो, इटली हो और रशिया हो, उनके साथ थोड़ा रशिया के स्टैंड जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे थोड़ी उत्सुकता रहती है इस विषय में कि अगर आप ग्लोबल सुपर पावर्स की बात करेंगे तो हमने चाइना का चर्चा की, अमेरिका की चर्चा की, रशिया का फिलहाल क्या रुख है? देखिए रशिया अभी पूरी तरीके से एंगेज्ड है पिछले 3 साल से, तो रशिया से कुछ इतना बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट करना तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन ट्रेडिशनली रशिया का बहुत अच्छा हिस्टोरिक कल्चरल टाइज रहे हैं इंडिया के साथ, बहुत अच्छा समर्थन रहा है हिंदुस्तानियों के साथ। रशिया यूक्रेन जंग में भी हमने देखा कि बहुत अच्छी ऐसी एक पॉपुलेशन थी जिसने रशिया का बहुत जो है समर्थन किया। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि रशिया खुद यूक्रेन में इतना इन्वॉल्व है और वहाँ पर अमेरिका खुद एक मीडिएट कर रहा है पीस प्रोसेस, तो उसमें डिफ़िकल्टी होगी। दूसरा, जो हमारे भी डिफेंस टाइज हैं रशिया के साथ बहुत मजबूत हैं, बहुत मुझे लगता है कि पहले जो 3 हमारे हैं, अमेरिका, रशिया और फ्रांस हैं, जहाँ हमारे डिफेंस टाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, उसमें मुझे लगता है कि कोई नया एग्रीमेंट पिछले एटलीस्ट 10 साल में इतना बड़ा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जो कि रशिया के लिए एक चिंता का विषय ज़रूर रहेगा। लेकिन वो तभी होगा जब एक स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ये पीस प्रोसेस होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई दखल अंदाजी देगा इसके बीच में। और पहला सवाल जैसे आपका चीन के ऊपर था जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो चीन का भी मुद्दा यही है कि चीन भी कैच 22 सिचुएशन में है। चीन के और भारत के संबंध बहुत अच्छे पिछले 4-5 साल से नहीं रहे हैं, उससे पहले भी कुछ गतिविधियां ऐसी रही हैं कि हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, गलवान के मुद्दे के बाद। लेकिन अब चीन ऐसी स्थिति में है, जब से ये अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर हुआ है, कि चीन चाहता है कि भारत के साथ उसके जो संबंध हैं, एटलीस्ट जो इकोनॉमिक टाइज हैं, वो अच्छे बने, वो आगे हम और लेके जाएं, क्योंकि उधर की मार्केट जाहिर तौर पर गड़बड़ा गई है उनके लिए। अब इंडिया एक बड़ा खरीदार है, बहुत ज़्यादा, यहाँ डिस्टर्बेंस उनको और परेशानी करेगी। तो चीन का जो एक मैं कहूँगा प्रॉब्लम्स जो चीन को आ रहे हैं या लोग वहाँ से जा रहे हैं, वो बिजनेस इंडिया को आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय चीन के लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन इसमें इंटरफेरेंस एक बहुत बड़े लेवल पे करेगा। हाँ, जो डिफेंस टाइज उसके पाकिस्तान के साथ हैं, उसके तहत वो पाकिस्तान को इक्विपमेंट्स दे सकता है, वो इंटेलिजेंस के तौर पे पाकिस्तान के साथ मदद कर सकता है। लेकिन ओवरऑल एक जो है युद्ध में शामिल होना या पूरी तरीके से उसमें घुस जाना, मुझे नहीं लगता। एक बहुत ही कैलकुलेटेड और प्रैग्मेटिक रोल मुझे लगता है चाइना अपने तौर पे करेगा, उसके इंटरेस्ट में जो रहेगा। तो आप अगर हिस्ट्री भी देख लें तो चाइना किसी दूसरे के युद्ध में घुसने की उसकी भूमिका पहले से ही कभी नहीं रही है। तो वो मदद ज़रूर कर सकता है पाकिस्तान की, लेकिन चाइना इसमें खुद नहीं घुसेगा। और पिछले कई दिनों से जो स्टेटमेंट्स चाइना से आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध हों। उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक भी कंडेम किया है, और पहले बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जहां मसूद अजहर को जब बैन करना था संयुक्त राष्ट्र में, तब चाइना ने वो होने नहीं दिया। चाइना ने बहुत स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान को कंडेम करने के लिए थे वो नहीं होने दिए। लेकिन हिंदुस्तान भी ये कह रहा है कि हमारे संबंध ठीक तभी होंगे जब पहले आप आतंकवाद पर हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो अभी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वहाँ पर जो आप ट्रांसग्रेशन और ये सब करते रहते हैं, वो आप इमीडिएटली होल्ड करें, वहाँ पर आप कंसेंसस लाएं। और जब बॉर्डर पर हमें दिखेगा कि जो ये बोल रहे हैं वही कर भी रहे हैं, तो उसमें कोई जो है डिफरेंस नहीं है, तब जाके हम चीन का समर्थन या फिर उनकी एक कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन अभी तक चीन ने ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया बॉर्डर पे जिससे ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो खत्म हो। बिल्कुल, अभी बातचीत में हमारी फ्रांस का जिक्र आया, और फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील हुई है 63,000 करोड़ की, जो कि बताया जा रहा है कि 26 रफाल M एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए खरीदे जा रहे हैं। इस डील के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो, और इसको जो अभी फिलहाल मौजूदा हालात हैं उनसे जोड़ा जा रहा है, तो वो कितना ठीक है? देखिए, डिफेंस या जब ये ऐसे हमले होते हैं और स्थितियां गड़बड़ाती हैं, तो एक डेटरेंस होता है, और डेटरेंस के तौर पे आपके इक्विपमेंट कितने ज़्यादा हैं, फाइटर जेट्स कितने हैं, सबमरीन्स कितने हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं नेवी के वो कितने हैं, हमारे पास शायद 2 हैं मुझे लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये डील इसके बीच में हो रही है, ये और भी
ज़रूरी है, इसको आने में तो समय लगेगा, लेकिन इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी जो है राफेल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भी अगर आप इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी को कंपेयर करेंगे तो उनकी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है पाकिस्तान की। वो एयरफोर्स में अच्छे जो है कदम उन्होंने उठाए हैं, अपना जो है फ्लीट पूरा एयरफोर्स का उनको स्ट्रॉन्ग किया है। आर्मी ने भी अपने इक्विपमेंट्स जो हैं बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग किए हैं, लेकिन नेवी पीछे पिछड़ गई है। तो नेवी के तौर पे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए रहेगा, और खासकर फ्रांस के साथ तो हमारे संबंध डिफेंस कोऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं। राफेल को लेकर और भी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ मैं कहूँगा मित्रता है, जैसे ट्रंप और मोदी के बीच में भी है। तो मुझे लगता है कि जैसे पिछले हमले पाकिस्तान में जो हमने किए, ज़्यादातर पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन नेवी की एक मैसेजिंग भी हो रही है कि नेवी के कुछ ऐसे जो है फ्लीट हैं वो समुंदर में गश्त लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान इसको मॉनिटर कर रहा है। सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि पाकिस्तान इंडियन नेवी के वहाँ पर फ्लीट जो हैं घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है ये डेटरेंस के लिए एक बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेटरेंस असली तो तभी आएगी जब ये आतंकवादी हमले का जो ओवरऑल हमारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग हो और पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दे। बिल्कुल, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, जिसका मुझे लगता है कि पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, और सरकार अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर भी रही है, और लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। और जैसा कि आदित्य जी ने कहा भी था कि तमाम रक्षा के मामले ऐसे होते हैं कि मीटिंगों में क्या हुआ, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, वो इस तरीके से हम चर्चा में शामिल उसको नहीं कर सकते, पर नज़र लगातार हमारी बनी हुई है। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत से जुड़ने के लिए। तो लगातार जो गतिविधियाँ घट रही हैं हमारे देश में इस घटना के बाद से, उस पर हमारी नज़र है। आप तक जो भी अपडेट आ रहे हैं हम पहुँचा रहे हैं, यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।